हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय पे, जिसका उद्देश्य है भारत को जानो और दुनिया को पहचानो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी जयंती पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है। 23 जनवरी 1897 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो किसी भी आम इंसान के लिए असंभव है। जब भी देश के नायकों का जिक्र होता है तो लोग अक्सर फिल्मी पर्दे के कलाकारों और खिलाड़ियों की बात करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं और सोशल मीडिया पर उसे ट्रेंड भी करवाते हैं। लेकिन यही लोग भारत की आजादी के असली नायकों को भूल जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की। इनका जन्म ओडिशा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। जानकीनाथ तथा प्रभावती के 14 संतान थे, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थे। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। सन 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र आईसीएस बने, अतः 15 सितंबर 1919 को वे इंग्लैंड चले गए और फिर 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त कर उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर पूछा कि उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। तब अपनी माँ का पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष चंद्र बोस ने 22 अप्रैल सन 1921 को भारत के तत्कालीन सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को अपना आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा और जून 1921 में स्वदेश यानी भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी उन्हें कोलकाता जाकर देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था और दास बाबू इस आंदोलन को बंगाल में इसका नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र भी इस आंदोलन में सहभागी हो गए। बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। सन 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। सन 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जहां गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट की मांग की बात कही, लेकिन सुभाष बाबू तथा जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अतः अंग्रेज सरकार को 1 वर्ष का वक्त दिया गया, वे डोमिनियन स्टेट के मंजूरी दे दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और तब सन 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तो वहां तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष चंद्र जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया और फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष गांधी जी और कांग्रेस के कार्य करने के तरीके से व्यथित हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएं और उनसे किए सारे समझौते तोड़ दें। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के कार्य करने के तरीकों में मतभेद उत्पन्न होने लगा और सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे दिया तथा 3 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। लेकिन कोलकाता में स्थित हॉलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, उस स्तंभ को धूल में मिलाने के आरोप में अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को जेल भेज दिया, जहां सुभाष ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। तब 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देकर एक पठान के वेश में घर से बाहर निकले और फिर जर्मनी, जापान इत्यादि के सहयोग से भारत को आजाद कराने की कोशिश में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जब नेताजी जापान में थे, तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने उन्हें आमंत्रित किया। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया अपनी किताब नेताजी सुभाष में लिखते हैं कि 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद नेताजी ने इस फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे कोरिया, चीन, जर्मनी, जापान, इटली और आयरलैंड समेत 9 देशों में मान्यता दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को काफी शक्तिशाली बनाया और आधुनिक रूप से फौज को तैयार करने के लिए जन, धन और उपकरण जुटाए। यहाँ तक कि नेताजी ने राष्ट्रीय आजाद बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। महिलाओं के बारे में अच्छी सोच रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज में महिला रेजिमेंट का गठन किया, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट भी कहा जाता है। इसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड नाम से पत्रिका के साथ ही आजाद हिंद रेडियो की भी स्थापना की और जनमत बनाया। इसके माध्यम से वो लोगों को आजाद होने के प्रति जागरूक करते थे। वैसे तो कोहिमा और इम्फाल के मोर्चे पर कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना को आजाद हिंद फौज ने युद्ध में हराया, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बेहद करीब था, तभी 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से हमला किया। इसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे और इसी हवाई सफर के बाद वो लापता हो गए। हालांकि जापान की एक संस्था ने उसी साल 23 अगस्त को यह खबर जारी किया कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके कुछ दिन बाद खुद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान दुर्घटना हुआ ही नहीं। इसलिए आज भी नेताजी की मौत का रहस्य खुल नहीं पाया है। गौरतलब है कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन रहस्यमय तरीके से ही जिया, पर उनकी मौत भी इतने रहस्यमय तरीके से होगी कि किसी ने सोचा नहीं था। तो आइए आज हम नमन करते हैं सुभाष चंद्र बोस के शौर्य और पराक्रम को, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए क्या क्या नहीं सहा, अपनी अंतिम सांस तक प्रयास किया। तो उनके ही शब्दों में प्रस्तुत है उनके द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां। मेरे पास एक लक्ष्य है, मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में कतई नहीं बहना है, क्योंकि मेरे पास एक लक्ष्य है। मुझे
हर हाल में उसे पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर आप भी अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प करें तथा मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे चैनल सुमन राय को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया। और पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को एक बार पुनः बधाई। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।